नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। बिहार के भोजपुर जिले का बिलौटी गांव आज पूरे देश में खाकी का क्रूरता का प्रतीक बन चुका है। छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता भरत भूषण तिवारी के कथित पुलिस एनकाउंटर को आज पूरे 18 दिन बीत चुके हैं। चौतरफा दबाव के बाद कागजों पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन 2.5 हफ्ते के बाद भी किसी एक आरोपी की गिरफ्तारी न होना सम्राट सरकार के सुशासन के दावों का सबसे बड़ा तमाचा है। इस वारदात को लेकर अब केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में आक्रोश की आग सुलग चुकी है। दिल्ली की जंतर मंतर से लेकर पटना की सड़कों तक छात्र संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। देश भर से एक ही आवाज उठ रही है, जब आम नागरिक पर हत्या का आरोप लगता है तो पुलिस चंद घंटों में उसे दबोच लेती है, लेकिन जब कातिल खुद पुलिस वाले हो तो कानून के हाथ इतने बौने क्यों हो जाते हैं। इसी पर करेंगे हम बातचीत, लेकिन पहले दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। हाल ही में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बिहार पुलिस की सेल्फ डिफेंस वाले स्क्रिप्ट के परखच्चे उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि 28 वर्षीय भरत तिवारी के शरीर पर गोलियों के 5 निशान हैं और ये सभी गोलियां उनके दोनों जांघों और पिंडली में मारी गई है। कानूनी और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई भी पुलिस बल आत्मरक्षा में 1 या 2 राउंड फायर करता है, लेकिन एक निहत्थे युवक के पैरों में एक के बाद एक 5 गोलियां दागना साफ करता है कि मंशा उसे जिंदा पकड़ने की नहीं बल्कि तड़पा कर मारने की थी। इधर पुलिस के गाड़ी खड़ा हो गया था, इधर से भरत तिवारी ने इधर ही था, एक गाड़ी जो अटका है इधर से भरत तिवारी ने बात कर रहा था पुलिस से। तो पुलिस बोला, क्या बोल रहा था कि हमारा मांग जो है कोई भी गरीब के लिए अगर रकम नहीं पूरा कर रहा है तो पुलिस बोला कि आप जो मांग कर रहे हैं हम पूरा कर देंगे। तो बोला आपको विश्वास नहीं है, डीएम बुलाइए, डीएसपी बुलाइए। तो डीएसपी आया, तो डीएसपी आ गया तो अभी भी उसका पिस्टल हाथ में था भरत तिवारी के। तो हम सुनील चौधरी झांक कर देख रहा था, टाटी उसी दिन का फरा है, उसी में से झांक कर देख रहा था। हम है, हाँ। तो हम सोचा कि मर्डर नहीं होगा, मैंने हम दिल में धलिया कि इसको गोलियां नहीं कोई मारेगा। बाकी वो जब एसपी आया था ना तो उसका बोला कि 3 बात आपका मांग पूरी करना है ना, तो वो बोला कि हाँ। तो वो बोला कि हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ले जाइए अपनी पिस्टल। तो एक हथियार भरत तिवारी ने ऊपर मार दिया था, पिस्टल था। तो उसके बाद बोला कि ले जाइए, कोई आइए। तो डरने पुलिस नहीं जा रहा था। उसके बाद ऐसा फेंका है, इधर फेंक दिया है, इधर फेंका है। टोटल बात देखिए, तो गाड़ी जो लगी है ना इधर ही फेंका है। इधर तो पुलिस दौड़ पड़ी, दौड़ के ऐसा पकड़ी है उसको, ऐसा ले जाती है। अब पूरा पुलिस अगल बगल से उसको ऐसा गोली मारा गया है कि जैसे कैसे चलते हैं ऐसा ऐसा बटाम ना होता है कि धीरे से मार के, और उसको गाड़ी बोलेरो में घिसरा के लिया के इधर गाड़ी को। तो उधर भरत तिवारी माने मुआ नहीं था। तो भरत तिवारी हम लोग सोचा कि टंगरी में गोली मरले बड़ा सन, तो जाके डॉक्टरी में इलाज हो जाये। तो 3 गो फायर है जे भइल बा, जहाँ झंडा गड़ल बा तो देखनी जे घिसरा के ऐसे ना गोल पकड़ के, तो ऐसे घिसरा के तो हम कंजे कि साला पेट में मार दिया है का गोली। बाकी सब देख रहा था सुनील चौधरी ने। घटना से ठीक पहले का फेसबुक लाइव वीडियो भी देश देख चुका है, जिसमें भरत अपनी पिस्तौल जमीन पर फेंक कर सरेंडर कर रहा था। इस मामले में बिहार की एनडीए सरकार के भीतर भी दरार पैदा कर दी है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के तेवर बेहद तल्ख रहे। उन्होंने सीधे दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इस मामले की शिकायत की है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उड़ जाएगा। कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया,
उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मेरी अमित शाह जी से भी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और इस विषय की एक बार फिर पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपने द्वारा देने का मैं काम करूंगा। कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष में, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया। आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं है। चिराग पासवान ने उस प्रशासनिक रिपोर्ट पर भी कड़ा विरोध जताया है जिसमें आरोपी पुलिस अधिकारियों को कथित तौर पर प्रमोट करने की बात चल रही थी। चिराग ने साफ कहा, वर्दी पहनकर किसी को गुंडागर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। सरकार ने मामले को ठंडा करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है, जो गाँव का दौरा भी कर चुका है। लेकिन देश भर के कानूनविदों और विपक्षी नेताओं जैसे प्रशांत किशोर और पप्पू यादव ने इस जांच को आई वॉश यानी आंखों में धूल झोंकना करार दिया है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मी अपने पदों के रसूख के साथ बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, तब तक बिलौटी गांव का कोई भी चश्मदीद गवाह सुरक्षित नहीं है। मांग की जा रही है कि जांच रिटायर्ड जज से नहीं बल्कि हाईकोर्ट के। तो 18 दिन बीत चुके हैं भरत तिवारी की हत्या को। दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर भी हो गई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी पर हम करेंगे बातचीत। आदित्य राज सिंह जी हैं हमारे साथ, क्रांतिकारी न्याय संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमनप्रीत कौर जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बालेश्वर प्रसाद जी हैं, पूर्व डीएसपी हैं बिहार के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आदित्य जी, सवाल आपसे करता हूँ, आप इस मामले को न्याय की लड़ाई मानते हैं या अब ये सरकार बनाम विपक्ष की सियासत बन चुका है? किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, हमारा नजरिया तो हमेशा से ये न्याय की लड़ाई ही है, क्योंकि दूसरों के नजर से मैं इसको नहीं देख पा रहा हूं। और बहुत से लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का इसके ऊपर प्रयास भी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के फेक न्यूज फैलाने का भी प्रयास हो रहा है। परंतु सरकार का जो रवैया अब तक इस मामले पे रहा है, कहीं से भी वो न्याय संगत नहीं है। आप सोचिए कि जिस लड़के का इनकाउंटर करने का दावा पुलिस ही और सरकार कर रही है और हम लोग उसको हत्या शब्द दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं था। आपकी पुलिस जाती है, उसके आत्मसमर्पण करने के बाद उसकी हत्या कर देती है। फिर आपकी वही पुलिस दोषियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करती है। वो दोषी जिसको दोषी शब्द का प्रयोग खुद केंद्रीय मंत्री आपकी ही सरकार के चिराग पासवान जी कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से पोस्ट करती है तो आरोपी पुलिसकर्मी नहीं, दोषी पुलिसकर्मी शब्द का प्रयोग करती है। उन लोगों को आप खुला घूमने दे रहे हैं। एफआईआर दर्ज किए लगभग 14 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 22 तारीख के दिन एफआईआर दर्ज की गई थी। अब तक वो एफआईआर भी पब्लिक डोमेन में नहीं अवेलेबल है। वो छोड़ दीजिए, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, खबरें आती हैं कि आप उसको प्रमोट करके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में डीएसपी बना रहे हैं। भाई, एटलीस्ट गिरफ्तारी करके जांच तो पूरी कर लेते। आपकी ही सरकार है, आपकी ही पुलिस है, आप ही गृह मंत्री हैं, आप ही मुख्यमंत्री हैं। आप अगर जल्दी से जल्द जांच करा लेते तो ना उस पुलिसकर्मी के ऊपर कोई समस्या आती और परिवार को भी अपने न्याय की उम्मीदें हमेशा दिखाई देती रहती। लेकिन पूरी तरह से लिपापोती करने का मामला चल रहा है। परिवार समेत समाज ने इस बात की मांग की थी कि आप सिटिंग जस्टिस के नेतृत्व में जांच कराइए। आपने एक रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में जांच करा दी। सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि क्या बिहार सरकार के पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति बिहार सरकार के खिलाफ जांच करके बिहार सरकार के खिलाफ कभी कोई रिपोर्ट बना पाएगा? तो साफ तौर पर लिपापोती के अलावा
विषय पे और कुछ भी सरकार की ओर से नहीं चल रहा है। हम लोग न्याय संघर्ष मोर्चा की ओर से इस मामले को पहले भी हमने घोषणा की है, 13वीं को भी घोषणा हुई थी कि 17 जुलाई के दिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। सिग्नेचर कैंपेन जारी है और देश भर से लाखों लोगों का सिग्नेचर धीरे धीरे करके हमारे पास आ रहा है। वो सारे सिग्नेचर्स ज्ञापन के तौर पर हम इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को सौंपेंगे, क्योंकि आज भी हमें अगर न्यायपालिका पे भरोसा है तो ये भी भरोसा है कि अगर प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में सही से विषय आएगा तो जिस तरह की ईमानदार छवि उनकी है और जिस तरह के वो व्यक्ति हैं, निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। बिल्कुल, अमनप्रीत जी हैं, उनसे मैं सवाल कर लेता हूं, चूंकि राजनीतिक चीजों को बहुत दौर से देख रही हैं, कई दशक से देख रही हैं, उतार चढ़ाव सरकारें आती है जाती है, पुलिस की कानूनी कार्रवाई भी देखती नजर आ रही है। मैडम, क्या ये सिर्फ एक कथित मुठभेड़ का मामला है या बिहार में कानून व्यवस्था और जवाबदेही की राजनीति का बड़ा इम्तिहान है? देखिए, बिल्कुल बिहार पुलिस को जवाब देना होगा, मैनेजमेंट को देखना होगा और प्रशासन की जो ये कार्रवाइयां हैं जिसमें ढीलापन नजर आ रहा है उनको भी देखना होगा। क्योंकि जब लालू का राबड़ी का उनका राज था तो कहते थे कि जंगल राज है, उसके बाद नीतीश कुमार का राज है तो बोले कि ये बहुत अच्छे से इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, सुशासन बाबू उनको कहने लगे। तो अभी भाजपा का ही वहां पे सरकार है, सम्राट चौधरी वहां पे सीएम है, तो अभी ये जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है और उनके ऊपर एफआईआर होने के बाद भी जो पुलिस कर्मचारी हैं जिनको दोषी करार दिया जा चुका है, दोषी बोला जा रहा है, उनके ऊपर जो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो ये जो है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर उंगली उठाने वाली बात हो जाती है। क्योंकि जो भी हमारे जैसे लालू यादव की बोलते थे कि उनके राज्य में जो पुलिस है उसके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल रहता है, तो अब क्या है, अब अगर सम्राट चौधरी है तो क्या उनके कहने से ये सब ढीलापन हो रहा है? तो ये सोचना चाहिए, हम लोग यही सोच सकते हैं कि अगर सीएम का पूरा प्रशासन के ऊपर कंट्रोल रहता है, पुलिस के ऊपर कंट्रोल रहता है, तो फिर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? आप ये सोचो कि जो पुलिस है, पुलिस का काम ये होता है अरुण जी कि जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाए, बिल्कुल, उसको जो सजा सुनानी होती है वो न्यायपालिका का काम होता है। ये जो पुलिस ने अपने डिफेंस बोलते हुए उनके ऊपर एक नहीं 5-5 गोलियां चलाई हैं, तो ये तो देखना चाहिए कि भरत भूषण तिवारी जो है वो है कौन चीज। वो कोई ऐसा तो नहीं है वो गुंडागर्दी कर रहा था, वो ऐसा भी नहीं है कि किसी कोई सरगना था, ऐसा भी नहीं था कि वो गैंगस्टर था। वो एक निम्न वर्गीय जो परिवार है उसका बाशिंदा था और एक छोटे से गांव का आरा के एक छोटे से गांव का वहां निवासी था। और उसने क्या मतलब उठाई थी, यही आवाज उठाई थी ना कि लोगों की जो बातें जो सुनी नहीं जा रही, जो प्रशासन है वो सुन नहीं रहा, सरकार सुन नहीं रहा, वो उसी के खिलाफ बात उठाता था। अगर उनका गांव जो है वो बारिश के पानी से, बाढ़ आने से डूब रहा था, वहां पे जो बिजली की तारें हैं, बिजली के खंभे हैं वो गिर गए थे, तो उसने प्रशासन की और इस बात के ध्यान दिलवाया कि देखिए हमारे गांव में क्या हशर हो गया है, बिजली की जो तारें हैं, खंभे हैं वो गिर गए हैं। तो वो उसने एक स्मार्ट सेवी की तरह एक अपनी जो प्रॉब्लम थी, अपने गांव की जो प्रॉब्लम थी वो दिखाते हुए प्रशासन को विनती करी या कह लो या उसको उसका ध्यान उनकी तरफ दिखाया। तो क्या सरकार ऐसा चाहती है कि जो भी जो उनके काम वो नहीं कर रही है उसकी तरफ वो उनका ध्यान दिलाएंगी, उनका वो एनकाउंटर कर देंगे? ये तो बात सही नहीं है। क्योंकि बिल्कुल, इसी का जवाब बालेश्वर प्रसाद जी हैं, डीएसपी, पूर्व डीएसपी हैं बिहार के, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, भरत तिवारी को कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जो आप लोगों ने 5-5 गोलियां ठोक दी? पुलिस प्रशिक्षण और एसओपी के अनुसार यदि किसी संदिग्ध के कथित रूप से सरेंडर करने की स्थिति में बल प्रयोग की सीमा क्या होना चाहिए? आज पूरा देश जानना चाहता है, बताइए इस चीज को। सबसे पहले आपको हम बता दें, सभी को नमस्कार करते हुए जी, कि सबसे पहले भरत तिवारी का जो घटना हुई है बहुत एक खेद का विषय है और चिंता का विषय है, और जितनी इसकी निंदा की जाए कम है, प्राइम फेसी और सबस्टेंशियल एविडेंस के अनुसार। सबसे पहला सवाल हम खड़ा करते हैं कि भरत तिवारी जी के पास हाथ में कौन सा हथियार था? क्या आप आम आदमी, आप या हम या कोई हो, तो क्या कोई आवाज उठाया जाए गांव में अच्छे काम के लिए, तो क्या आप हाथ में रिवॉल्वर रख के आप काम करेंगे? कई इसके पास एविडेंस है कि इन्होंने आराम से कभी पिस्तौल लहराते थे, फेसबुक पर बोलते थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो आप पहले अरुण जी स्पष्ट किया जाए कि क्या कोई साधारण आम आदमी अगर पिस्टल हाथ में या रिवॉल्वर जो कहते हैं हाथ में लेकर अगर कोई काम कराना चाहे तो आप किस श्रेणी में उसको रखेंगे? नंबर 1 बात।
दोषी ने सर, वो बर्बाद चाहे जितना भी धमकी दिया हो लेकिन सरेंडर कर चुका था। सरेंडर के बाद 5-5 गोलियां, 2 गोली जो है गाड़ी में अंदर बैठा के मारी गई है। हमने आप पूरा विजुअल दिखाया, वीडियो दिखाया, जो वहां ग्रामीण बैठे थे। कसाब जैसे लोग यहाँ 2 साल तक इंडिया की बिरयानी खाए हैं। आप करों की पहले स्पष्ट करना चाहेंगे, कानूनन अनुसार पहले आपको हम प्रूफ करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। जी, यहाँ तक का ऐसा है कि उन पर जो मूल धाराओं में यानी कि सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज है, इस बात को तय किया जाएगा प्रॉपर सेक्शन में। वो कब, ये भी कटु सत्य है कि जो भरत जी की माता जी ने आवेदन दिया था, 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज किया, जो यहाँ पुलिस ने अपने एक निकम्मापन का परिचय दिया। जी, ठीक है, 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज के बाद घटनास्थल पर अचानक किसी भी मुकदमे में अगर रिटायर्ड जस्टिस ऑनरेबल जैसे कि विनोद कुमार जी का जैसे टीम गठित हो जाती है, हम बताना चाहेंगे कि उसी समय सारे जो पीओ पर जो भी कार्रवाई पुलिस की एजेंसी है वही निष्क्रिय हो जाती है। जब तक आपके जस्टिस का रिपोर्ट सबमिट नहीं होगा तो पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इस बात को स्पष्ट हो जाए। अभी मैम ने और हमारे ब्रदर ने कहा कि सिटिंग जस्टिस से जांच होनी चाहिए। हम बताना चाहें कि कोई भी अब तक कोई भी जांच होता है अगर किसी डाउटफुल पर, तो रिटायर्ड सेवा वालों को ही इसमें लगाया जाता है। इसमें पहले क्लियर करते हैं। सर मैं एक बात बताता हूँ, आम आदमी होता तभी तक आप लोग गिरफ्तार करके उसको पता नहीं कहाँ पहुंचा देते। जब बीएनएस की धारा में आप तो खैर पुलिस के मुखिया रह चुका, आपको ज्यादा पता है। बीएनएस की धारा में आइडियो वीडियो सब साक्ष्य माना जाता है। वो तो फेसबुक का लाइव वीडियो तो पूरा देश देख रहा है। बहरहाल मैं आदित्य राज जी के पास चलता हूं, उनसे सवाल कर लेता हूं। सर, आपने डीएसपी साहब का जवाब तो सुन लिया है। एक सवाल हमारा है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कथित सरेंडर का वीडियो आपके दावे को मजबूत करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? सीबीआई जांच, एसआईटी या हाई कोर्ट की निगरानी में जांच? नहीं, हम लोग तो पहले ही दिन से कह रहे हैं कि सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा की ओर से। जी, भरत तिवारी जी ने हाथ में हथियार उठाया, इस बात को डिनाई आज तक किसी ने नहीं किया और ना ही हम लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि न्याय की लड़ाई के लिए किसी भी व्यक्ति को हाथ में हथियार उठा लेना चाहिए। परंतु इसी देश के संविधान की व्यवस्थाओं में हाथ में हथियार उठाने के लिए अलग प्रकार की सजाएं हैं। पुलिस बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रही है, अपराधी अपराधी अपराधी। मैं फिर एक बार चुनौती के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के संविधान में पुलिस को किसी भी व्यक्ति को अगर आपके सामने अपराध हो जाए तो भी क्या किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने का अधिकार है? और अगर पुलिस ही व्यक्ति को अपराधी घोषित करने का अधिकार रखती है तो न्यायाधीशों का काम क्या इस देश में बंद कर दिया जाना चाहिए? देखिए, कोई व्यक्ति सामने भी अपराध करे तो पुलिस का अंतिम अधिकार उस व्यक्ति को आरोपी बनाकर न्यायालय तक ले जाने के बाद छोड़ देने का होता है। न्यायालय तय करता है व्यक्ति आरोपी से अपराधी बनेगा या बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। जब भरत तिवारी ने सीधे तौर पे अपना हथियार वीडियो प्रूफ के जरिए दिख रहा है, वीडियो में पुलिस वाला लगभग हथियार उठा चुका है, वीडियो के में दिख रहा है कि वो अपना हथियार दे देता है, उसके बाद भी अगर आप उसकी हत्या कर देते हैं तो फिर सवाल तो उठेगा कि क्या इस राज्य की पुलिस ये मान बैठी है कि इस राज्य की पुलिस इस राज्य के और इस देश की न्यायपालिका से अब ज्यादा ऊपर हो चुकी है? बिल्कुल। मैडम के पास चलते हैं। मैडम, में क्या आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी सरकार की राजनीतिक मजबूरी दिखाती है या जांच में सामान्य प्रक्रिया है? किस नजर से देखती हैं आप इसको? देखिए अरुण जी, असल में ये जो पुलिस कर्मचारी हैं जिनके ऊपर दोष आ रहा है कि उन्होंने गोली चलाई है, जरूरी नहीं है कि उन्होंने अपनी मनमर्जी से गोली चलाई हो सकता है इसमें उच्च अधिकारी शामिल हो सकता है उच्च स्तरीय मंत्री तक भी इसमें इन्वॉल्व हो, इसलिए इस पे रोक लगाई जा रही है, इस पे इसलिए किसी की अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं है। आप ये देखिए कि अगर फेसबुक लाइव जैसे चल रहा था, जैसे वो जो भरत भूषण ने अपने फेसबुक लाइव से दिखाया कि उसने जो अपना पिस्टल है वो फेंक दिया, उसके बाद उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद भी पुलिस बोल रही है कि उसने अपने डिफेंस करते हुए गोलियां चलाई है। तो ये जो है इसके तो साफ साफ दिख रहा है कि ये गलत बात है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने पहले ही ये नहीं सोचा हुआ था या फिर एकदम से उनसे गोली चल गई या फिर वो एकदम से उनको समझ नहीं आई। हो सकता है वो प्री प्लानिंग के साथ ही आए हो सकता है वो पहले से ही, क्योंकि आपको भी पता है हमारे देश में ऐसे हो रहा है कि जो भी प्रशासन के खिलाफ जाने की बात करता है, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करता है, लोगों की बात करता है, उसको उसकी आवाज को दबाने के लिए सरकार कुछ भी करती है। तो हो सकता है कि कहीं ऊपर जो लोग बैठे हैं, चाहे वो सीएम है चाहे वो मंत्री है, उनमें से किसी ने ऐसा उनको
बोल दिया हो कि जाओ आप उसको गिरफ्तार करके लाओ, अगर नहीं होता तो उसको एनकाउंटर कर दो। क्योंकि एनकाउंटर तो अरुण जी तब होता है जब आप किसी जो दोषी होता है उसके पीछे आप भागते हो, या फिर पुलिस उसको गोल चक्कर में पकड़ने की कोशिश करती है और वो उनकी गिरफ्त से बाहर होता है। वो उनके हाथ में आने में जब वो असफल हो जाते हैं तब वो गोली चला के, वो भी पैर में गोली चला के उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो तिवारी जी हैं उन्होंने अपना ये देखा है कि उन्होंने जब पुलिस को अपनी तरफ आते हुए देखा है तो उसने गोली नहीं चलाई है, उसने सिर्फ पिस्टल जो है हवा में लहराया है। हाँ, ये इस बात को मैं जस्टिफाई नहीं कर रही कि उसका पिस्टल जो हवा में लहराना गुनाह नहीं है, गलत बात नहीं है, बिल्कुल उसको पिस्टल नहीं उठाना चाहिए था। उसके पास जो पिस्टल है उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो लाइसेंस था या नहीं था उसके पास। पर ये बात है कि अगर उसने पिस्टल भी फेंक दिया, अगर उसने हाथ भी खड़े कर दिए, उसके बावजूद भी पुलिस कर्मचारी जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे उन्होंने गोली क्यों चलाई? अगर उनको जरूरत थी तो वो एक गोली चलाते, उसके पैर में चलाते। 5-5 गोलियां चलाने की क्या जरूरत पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको हुकूमत से ये हुक्म था कि आप उनको उसको मार के ही आओगे, उसको गिरफ्तार करने का या फिर अपनी कस्टडी में लेने का ऐसा उनका जो इरादा है पुलिस कर्मचारियों का था ही नहीं। बिल्कुल ऐसा जो सिचुएशन बन रही है उससे तो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल। डीएसपी साहब, देश आज एक बात जानना चाहता है आपसे, क्या ऐसी मुठभेड़ के बाद स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच तथा पारदर्शी प्रक्रिया पुलिस के लिए विश्वसनीयता के लिए जरूरी नहीं है? पहले स्पष्ट आपका स्पष्ट कर देना चाहेंगे, मैं और दोनों आदमी को, पुलिस वाले स्वयं ऐसे ही आप जब तक भागा नहीं है, वो हेडक्वार्टर में डीएसपी राजेश नाम है उसका, उसकी पोस्टिंग में जो की गई है, जिसमें काफी सवाल राजनीतिक बातें हो रही कि एक आरोपी का पोस्टिंग कैसे कर दी जाए, पोस्टिंग उसके हेडक्वार्टर से तय किया गया है और ऑलरेडी ऐसे ही वो पुलिस कस्टडी में है। चारों हमारा एसएचओ या अन्य जो सिपाही या डीएसपी जो ऑलरेडी पुलिस वाले तो ऐसी कस्टडी में है। रही बात है जुडिशरी कस्टडी में जाएं, जेल जाएं और उनको सजा हो, स्पीडी ट्रायल हो, ये हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे। मैंने पहले भी कहा, हम अभी बोलते हैं कि जो सबसे बड़ी हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेज, जैसे जब उनको पावर दिया जाता है तो रेगुलर कैसे ट्रीटमेंट उनका एक एक वर्ड का रिपोर्ट का मान्यता होगा। जैसे उनका स्टेप आ गया घटनास्थल पर, सारी पुलिस की एजेंसियां एफआईआर सब आपको डिपेंड करेगा उनके आदेश पर। तो यहाँ क्लियरफाई करना चाहेंगे कि उनके आदेश जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होगी। ये कथन सत्य है कि आप पहली बार चैनल से बताना चाहेंगे, राजेश शर्मा डीएसपी और भास्कर एसएचओ या जो भी सब कन्फाइनमेंट में है, उनके पीछे आपको पुलिसिंग आपको कस्टडी में ले लिया है। जैसे आप सुनते हैं कि हाउस अरेस्टिंग या ये पर्सनल कस्टडी या जुडिशरी कस्टडी, दे आर ऑल कस्टडी में आ चुके हैं। बस केवल रिपोर्ट के जरिए है कि जस्टिस ऑनरेबल जो हमारे विनोद कुमार सिन्हा साहब के जैसे रिपोर्ट सबमिट होगा, आप ताजुब करेंगे कि सभी जाएंगे जेल बहुत जल्द। हमको लगता है कब जाएंगे साहब? अभी तो आपके प्रमोशन पे बैठ गए हैं, जाके जेल कब जाएंगे? अगर जेल ही चले जाते तो कार्रवाई होती तो आज ये डिबेट करने की नौबत नहीं आती। आज पूरा दिल्ली से लेकर बिहार, जम्मू कश्मीर तक यहाँ पूरा हलचल नहीं होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश में जितने भी चैनल है, जिस भाषा में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, उर्दू में है, मराठी में है, सबके सब बस यही दिखा रहे हैं कि आखिर भरत तिवारी को इंसाफ कब मिलेगा। बहरहाल आदित्य जी के पास चलते। आदित्य जी, क्या आपको लगता है कि आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी गवाहों को प्रभावित कर सकती है? अगर ऐसा होता है तो आप लोग का क्या कुछ कदम रहेगा गवाहों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो गवाहों की सुरक्षा बहुत मायने रखती है? निश्चित तौर पे देखिए, ये तो हो ही रहा है ना, मैंने पहले भी कहा। आप देखिए कि एसपी राज खुद वहां पहुंच गए थे एसपी के साथ उसी मीटिंग में, जिस समय जब विनोद सिन्हा जी पहुंचे, जो जस्टिस जो जांच कर रहे हैं, उनके साथ साथ आपने देखा होगा एसडीएम जगदीशपुर भी वहां गए थे। भरत तिवारी ने ऑन द रिकॉर्ड अपने फेसबुक लाइव में कहा था कि 1400 करोड़ के घोटाले की जो पूरी फाइल है मेरे मोबाइल फोन में है, ये सबूत है, और मेरा अगर हत्या हो जाए या कुछ मेरे साथ दुखद हो जाता है तो मोबाइल फोन को मेरी माता को दे दिया जाए। आप बताइए, पुलिस ने एनकाउंटर किया, वहां पे चश्मदीदों का बयान है कि हमने मोबाइल उठाते हुए पुलिस को देखा है, और उसके बाद पुलिस कहती है हमारे पास मोबाइल नहीं है। तो आप समझिए कि किस तरीके से गवाहों के साथ साथ सबूतों को भी प्रभावित किया जा रहा है। एसपी राज को जाने की कोई जरूरत नहीं थी, अपने आप में उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरी प्रक्रिया में रहा है। दो बड़े सवाल है ना, अगर आप एसपी थे तो आपको तो पता होगा एनकाउंटर हो रहा है, या अगर आप एसपी थे और आपके बिना जाने एनकाउंटर हो गया, दोनों ही केस में आप दोषी प्रतीत होते हैं। इस आधार पर उनको वहां का एसपी तो नहीं होना चाहिए था।
पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन, बिहार की सरकार, ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है। और मैं तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। कुंदन कृष्णन जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने अपना एक बयान दिया था ऑफिशियल तरीके से। उन्होंने कहा था कि पहले दिन पुलिस कर्मियों ने सही तरीके से कार्य नहीं किया, इसलिए हम उन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करते हैं। ये इस बात की ओर बहुत से लोगों का दावा है कि इस बात की ओर इशारा था, ऐसा परिवार के कई लोग कह रहे थे कि पहले ही दिन से मानने का प्रयास इनको चल रहा था। यानी ये साबित करता है कि पुलिस महकमा पहले ही दिन से प्रशासन की ओर से इस व्यक्ति को रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि वो 1400 करोड़ की बात वहां पे आ गई थी। ये समझने वाली बात है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज के नेतृत्व में होनी चाहिए। बिहार सरकार किसी पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच कराइएगा तो फिर तो भाई अगर आप एआई को बता दीजिए कि जांच में ये लोग इन्वॉल्व है, तो वो पहले आपको रिपोर्ट दे देगा कि किस तरह की रिपोर्ट आने वाली है। तो हम लोगों का बस यही मांग है, सत्यमेव जयते। जी मैडम, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सार्वजनिक रुख को क्या सरकार के भीतर मतभेद का संकेत माना जाए या इसे दबाव की राजनीति समझा जाए? किस नजर से देखती हैं आप? देखिए, चिराग पासवान क्योंकि बिहार से हैं और वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनका वहां पे जाना बनता भी था और वो गए हैं, अपने परिवार को सांत्वना दी है, अच्छी बात है। और वो जो कहते हैं कि मैं अमित शाह जी से बात करूंगा, मुझे लगता है कि 18 दिन काफी होते हैं। ये जो एनकाउंटर भरत भूषण का हुआ है, तो ये 18 दिन हो चुके हैं इस चीज को। तो अभी तक मुझे लगता है कि अमित शाह जी से उनको मीटिंग है वो कर लेनी चाहिए थी। हो सकता है कि वो मीटिंग करने के बाद जो रिजल्ट है वो बताने उस परिवार के साथ वो बात शेयर करने जाते, क्योंकि जो भरत भूषण की मदर थी आशा रानी, उन्होंने ये बोला था कि वो श्राद्ध नहीं करेंगी जब तक जो भी दोषी हैं पुलिस कर्मचारी, उनकी जो गिरफ्तारी नहीं हो जाती। तो ये बात है कि सिर्फ सांत्वना देने से या परिवार के पास विजिट करने से कोई उनका कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये जो दुर्घटना हुई है, ये जो परिवार के साथ बहुत दुखदायक पल हैं, उनको शेयर करने वो गए, वो अच्छी बात है। पर मुझे लगता है कि उनको परिवार को न्याय दिलवाने में भी आगे आना चाहिए। और जहां तक अगर अमित शाह जी से बात करनी पड़े या फिर जो सीएम है बिहार के, उनके साथ बात करनी पड़े, वो किसी से भी करें, पर अगर वो बिहार के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो उनके साथ जो भी न्याय है उसको आगे लेके आए और उनके साथ, उस परिवार के साथ मुझे लगता है कि न्याय करें, ताकि वो जो देखो जो खो दिया वो तो वापस नहीं आ सकता, पर जो दोषी हैं उनको अगर सजा मिल जाती है तो बहुत सारे जो आने वाले फ्यूचर में भी बहुत सारे जो एनकाउंटर हो सकते हैं वो रुक सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही पुलिस को खुली छूट दी जाए, अगर उनके ऊपर कार्रवाई ना करी जाए, तो जरूर है कि वो फ्यूचर में भी ऐसे ही छोटे छोटे लोगों के साथ एनकाउंटर करके अपना जो कद काठी है पुलिस डिपार्टमेंट में बढ़ाना चाहेंगे। क्योंकि बड़े बड़े लोगों तक तो वो पहुंच नहीं पाते, जो बड़े बड़े गुनाहगार हैं वो तो गुनाह करके देश छोड़ के भाग जाते हैं, वो उनके पहुंच से बाहर हो जाते हैं। पर जो छोटे लोग हैं, जो उनकी, जैसे भरत भूषण को भी उन्होंने ऐसा बोल दिया कि वो मानसिक तौर पे रोगी था। अगर वो मानसिक तौर पे ठीक ही नहीं था तो उसको पिस्टल किसने दे दिया? अक्सर तो पिस्टल जो है किसी ने तो उसको इम्प्रूवमेंट किया ही होगा ना कि भाई हाँ ठीक है ये पिस्टल रख सकता है, लाइसेंस दिया होगा। और उसके बाद दूसरी बात है कि अगर वो मानसिक तौर पे ठीक नहीं था तो पुलिस के 50 से 60 लोग क्यों उसको पकड़ने गए? क्या पुलिस के जो लोग हैं उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं था? फिर उन्होंने पकड़ा तो पकड़ा, फिर उसको एनकाउंटर का नाम देके उसको खत्म ही कर दिया। तो क्या उनको हमारे देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं था कि वो न्याय करेगी उनके साथ? अगर वो अपराधी होता तो न्यायपालिका उनको सजा देती, अगर वो अपराधी नहीं होता तो न्यायपालिका उनको छोड़ देती। पुलिस का काम है सिर्फ अपराधी को पकड़ना, और ये जो कानून हाथ में लिया है, रक्षक से वो भक्षक बने हैं, ये इसके लिए कार्रवाई उनके ऊपर बनती है और सजा भी उनको मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल। बालेश्वर जी, अगर किसी एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठे तो क्या संबंधित पुलिसकर्मियों को जांच पूरी होने के पहले ही प्रमोशन देना उचित है? जनता में क्या छवि जाएगा, क्या दिखाना चाहती है पुलिस? ये पहले क्लियर करना चाहते हैं कि आज ही चीफ मिनिस्टर का एक बयान आप रिकॉर्ड कर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई मंत्री हो, विधायक हो, एमएलए हो, कोई पुलिस वाला हो, अगर दोषी है तो उसका बख्शा नहीं रहेगा। नंबर 1 बात, आज भी दो एनकाउंटर हुआ बिहार में, सीतामढ़ी के पास आज हुआ, सारी खबर। लेकिन रही बात है कि जो बातें उठ रही है, या मैम या जो हमारे साहब जो लोग बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, देखिए हमारा आप कुछ ध्यान रखिए, 2 से 3 दिनों में, हमको नहीं बोलना चाहिए था, ये गोपनीय बातें हैं, लेकिन आप अचानक सुनेंगे कि आप सारे पुलिस वाले कस्टडी में चले गए, सारे पुलिस वालों का कड़ा दंड मिलेगा,
सारा पुलिस वालों को जो जैसी सबमिट रिपोर्ट आज से कल 3 दिन के भीतर मेरे ख्याल से रिपोर्ट सबमिट होगा और तीनों को आपसे इमीडिएट जो सजा होगा पूरा आपको इंडिया हिल जाएगा। जितना हंगामा इधर हुआ उससे बेहतरीन आपका सजा हमारे चीफ मिनिस्टर बिहार के बिल्कुल ऑनेस्टली जो जिस तरह आज उन्होंने बयान दिया होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप ताजुब करेंगे कि इस घटना को लेकर अगर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के सारे कांग्रेस, केवल कांग्रेस और प्लस जो भी एनडीए के पार्टी के लोग इसमें पीछे से जो रोटी सेक रहे हैं, बात कटु सत्य है, घटना सत्य है, लेकिन राजनीति जो हो रही है उससे आपको जांच में ऑनरेबल जो हमारे जो विनोद जी बोल रहे हैं, तो जो जांच पड़ताल किया है वो उनको थोड़ा सा बाधित हो रहा है कि बार बार लोग इतना भीड़ जुटा देते हैं वहां पर। उम्मीद रखे चैनल के माध्यम से अरुण जी 2 से 3 दिन के भीतर मेरा ये बयान है आपको सूत्रों के अनुसार इतना कड़ा दंड मिलेगा कि आपके सारी जो चार्जेज है इक्वल हो जाए। चलिए, हम तो चाहते हैं सर कि दोषी पुलिसकर्मियों को आप 2 से 3 दिन बोलते हैं, हम 5 दिन देते हैं, 5 दिन में अच्छी खासी कार्रवाई हो जाए, बस हम भी यही चाहते हैं। बदहार मैं आदित्य जी से बात कर लेता हूं। आदित्य जी, क्या ये सिर्फ भरत तिवारी का मामला है या आप इसे पूरे सिस्टम में पुलिस जवाबदेही की समस्या मानते हैं? देखिए, ये जवाबदेही को लेकर के तो बहुत बड़ा प्रश्न है ही। मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि इस देश में देखो भरत तिवारी हुए, परंतु भरत तिवारी का मामला जो अभी हाईलाइट हुआ ये पहला ऐसा मामला है जब किसी व्यक्ति के साथ प्रशासन द्वारा अन्याय किया गया और वो पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल हो गया। वरना प्रशासन द्वारा कई बार इस तरीके के कृत्यों को जन्म दिया गया होगा और कई बार वो बातें दब के सामने नहीं आ पाई होंगी। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम लोग पहले ही दिन से भरत तिवारी के न्याय की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमने बार बार रिपीट किया, मैं फिर रिपीट करता हूं कि आने वाले वक्त में किसी भी भरत तिवारी को न्याय की लड़ाई के लिए कट्टा उठाने की जरूरत ना पड़े। कलम की ताकत ही इस देश में न्याय पाने का अंतिम संसाधन बन जाए और यही कारण है कि भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। आप सोचिए ना, सरकार अगर हमारी बातें सुन रही है, केंद्र सरकार के मंत्री हमारे पास आ गए और जैसा कि मैं उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा मैंने गृह मंत्रालय और गृह मंत्री जी से भी इस मामले को लेकर के मुलाकात की है, तो आपको ये समझना चाहिए कि अब तो इस चीज को स्पीडी ट्रायल के रूप में ट्राई करना चाहिए था। उसके बाद भी अगर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, केंद्रीय मंत्री दोषी शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिशियली फेसबुक पे लिख देती है दोषी पुलिसकर्मी और फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है जिसके जवाब शायद बहुत जल्दी उन लोगों को दे देना चाहिए। बिल्कुल। मैडम, क्या इस मामले का असर बिहार की राजनीति और आगामी चुनाव माहौल पर पड़ सकता है, भरत तिवारी मामला? अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ जुड़ी थी, किसी वजह से संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की उनसे जल्दी कोशिश कर रहे हैं। तो डीएसपी साहब एक बात आप बता दीजिए, आपने जो इस तरीके से अभी बोला कि हमने 2 एनकाउंटर अभी किया है सीतामढ़ी में और कहां हुआ है, तो क्या उसको भी आपने सरेंडर के बाद जबरन 5-5 गोली मार दी है क्या? देखिए, किसी भी पुलिस वाले जो एनकाउंटर होता है ये जो भी चार्जेस लगे उसे आम आदमी कोई स्वतंत्र है, कुछ भी बयान तो दे सकता ही है, लेकिन इतना बता दें कि कोई पुलिस वाला कितना भ्रष्ट क्यों न हो या कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले वो कोशिश करता है कि अरेस्ट करने के लिए। जब तक उधर से आपको राइट ऑफ डिफेंस की जब नौबत आती है तभी पुलिस वाले अपने आत्म सुरक्षा के लिए या उपस्थिति जनता के लिए उसका फायरिंग होता है, कोशिश करते पुलिस वाले पहले उसको मारे नहीं, पैर में गोली मारे, फैक्ट है। लेकिन गोली पैर मारे, कहीं अगर एक्यूज झुक गया तो सीधा गोली सीना पे जाएगी। तो ऐसा एक्सीडेंटल भी होता है कि कभी पुलिस का नियत है कि पैर पे गोली मारने का, गोली लग जाती है वाइटल पार्ट पर। पैर पे गोली मारने का तो हमको भी पता है, यूपी से कम 100 खबरें आती है और हम लोग डेली पढ़ते हैं उस खबर को। एक गोली मारते पांव में लगती है, क्या बिहार पुलिस से फिर इसका मतलब गोली चलाने प्रशिक्षण नहीं दिया आप लोगों ने उनको गोली चलाना नहीं आता, इसका मतलब तो ये हुआ। और अगर गोली चलाना आता तो भैया पांव में गोली मारना था, पेट तक में गोली लगी है, जांग में गोली लगी है, वो भी 5-5 गोली मारने की क्या जरूरत है? कौन सा एनकाउंटर होता है भैया, 5 गोली मार दो किसी को? बहरहाल कोई बात नहीं, मैं आदित्य जी से जान लेता हूं। आदित्य जी, क्या ये जो है सिर्फ एक मामले की लड़ाई है या पुलिस जवाबदेही के व्यापक सुधार की आप क्या मांग करते हैं? पूरा देश सुन रहा, पूरा देश आपको देख रहा, जो भी आपकी मांगे आप खुल कर रख सकते हैं।
खोल करके मांग तो बहुत स्पष्ट रूप से पहले ही दिन से है। पहली मांग ये है कि इसकी जो पूरी जांच है वो सिटिंग जस्टिस के नेतृत्व में कराई जाए। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग पुलिस महकमे के ऊपर सवाल कभी भी खड़ा नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो हमेशा से जानते हैं कि पुलिस प्रशासन ने समाज के लिए हमेशा से बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दोषी पुलिस कर्मियों के कारण हम पुलिस प्रशासन को पूरे के पूरे क्वेश्चन मार्क के अंदर नहीं ला रहे हैं। हमने हमेशा से कहा है दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पुलिस जिसे रक्षक का प्रतीक समाज द्वारा माना जाता है, उसमें अगर कोई भक्षक पैदा हो जाए तो समय समय पर उसको सजा देके समाज को यह संदेश भी मिलता रहना चाहिए कि कोई भक्षक पुलिस प्रशासन के अंदर रक्षक के चेहरा लगा करके पैदा नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि हम लोगों की पहले दिन से मांग है कि जो लोग दोषी हैं उन लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए और भारत के संविधान के अंतर्गत जो भी उसके लिए प्रावधान है उनको सजा दी जाए और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इस पूरे मामले की जांच की जाए और वो भी निष्पक्षता के साथ। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, बिहार सरकार के किसी भी सिटिंग पदाधिकारी के नेतृत्व में हम लोगों को जांच किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल। अमरप्रीत जी मैडम हमारे साथ जुड़े, उनसे भी जान लेते हैं। मैडम, क्या न्यायिक आयोग जनता का भरोसा बहाल करने के लिए पर्याप्त है या अब स्वतंत्र न्यायिक निगरानी की जरूरत महसूस की जा रही है ये भरत तिवारी कांड से? किस नजर से देखती हैं आप इसको? मैडम मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? चलिए हम उनसे फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करते हैं। डीएसपी साहब, आप ये बता दीजिए कि ऐसे मामलों में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए पुलिस और सरकार को तुरंत कौन कौन से कदम उठाना चाहिए? पूरा देश सुन रहा, पूरा देश आपको देख रहा है, ये पूरे देश के युवाओं का सवाल है, पूरे देश का सवाल है। हम जी स्पष्ट करना चाहेंगे फिर अगेन रिपीट, और आपको प्रॉपर पुलिस वाले से दो उम्मीद कीजिए आप, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल जी। क्राइम कंट्रोल बिहार जो मामला बिहार प्रदेश में अभी जो प्रेजेंट जो हमारा बिहार का पुलिसिंग है बिल्कुल 100% सही है। ये घटना घटी है, इसमें त्रुटियां हैं, प्रॉपर इसमें कई विसंगतियां हो गई जिसके कारण आवाज उठ गई है, जिस पर प्रॉपर जांच हो रहा है। आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि बिहार पुलिस पर उम्मीद रखिए, स्वच्छ पुलिस है, स्वच्छ कार्य है और आपका बेहतरीन आपका रिजल्ट मिलेगा। अपराध में काफी कमी भी आई है, आप राय देखेंगे पिछले घटनाओं से आज की घटनाओं की तुलना करेंगे, आप एनसीआर की रिपोर्ट भी निकालेंगे तो प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं बिहार के, सम्राट जी चौधरी जो गृह मंत्री साहब भी हैं, इनके कार्यकाल में बहुत वृहद कोटि के घटनाओं में काफी कमी है। जैसे रैंसम की घटनाएं बिहार में ज्यादा होती हैं या मास्क। लेकिन ये संजोग की बात है, ये जो भरत जी वाला कांड हुआ है, परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं, आप विश्वास करें, हमारे तरफ से विश्वास करें, हमने पहले भी कहा फिर अगेन कहते हैं, इसका जो रिजल्ट जो आने वाला है वो आपको आप खुद जो बोलने वाले बिल्कुल। आदित्य जी सुन लीजिएगा, डीएसपी साहब ये दावा किया है 5 दिन के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और ये भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ इस पूरे मामले में पुलिस में खामियां थी। बहरहाल मैडम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैडम से एक बात जानना चाहते हैं। अमरप्रीत जी, आपने कई दशक देखा है, कई सरकारें को आते जाते देखी हैं, इस समय आपको क्या लग रहा है, क्या कानून की नजर में वर्दी और आम नागरिक सचमुच बराबर दिख रहा है? देखिए, अगर बराबर दिख रहा होता तो ये जो नॉर्मल सी फैमिली का जो लड़का था भरत भूषण और नॉर्मल से गांव का एक बाशिंदा है, अगर उसके मरने पे भी तुरंत कार्रवाई की जाती तो हम समझते कि सब नागरिकों को सरकार जो है या प्रशासन जो है वो एक ही नजर से देखता है। क्योंकि अगर कोई बड़ा कोई मंत्री इसकी जगह होता तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती। अब तक जो है पुलिस जो कांस्टेबल हैं, जो भी पुलिस के बाकी लोग हैं वो गिरफ्तार हो चुके होते। और अगर कार्रवाई रुकी हुई है, उनके ऊपर कोई उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, तो आप कैसे कह सकते हो कि जो हमारा कानून है वो एक ही नजर से, हमारी सरकार जो है वो एक ही नजर से देख रही है। हाँ, हमारे संविधान के अनुसार है कि सब लोग बराबर है, हमें बराबरता का अधिकार हमारा संविधान देता है, और जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारा पुलिस प्रशासन है, जो हमारी सरकारें हैं, वो हमें अलग अलग नजरिए से देखती है। अगर यही कोई बहुत अमीर परिवार का लड़का होता तो उस पर कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाती, अगर ये कोई मंत्री का बेटा होता उस पर भी कार्रवाई जल्दी हो जाती। पर क्योंकि ये एक नॉर्मल हम और आपके जैसा लड़का था
और वो भी जो प्रशासन के खिलाफत आवाज उठाने वाला था, सरकार के खिलाफत बात करता था, लोगों के अधिकारों की बात करता था, लोगों की प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने की बात करता था, तो शायद यही उसका गुनाह था। शायद इसीलिए उसको एनकाउंटर उसका करा गया और उसको जो है बलि का बकरा बनना पड़ा। और मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी बिल्कुल एनकाउंटर करवा के, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जोगी जी जैसे प्रथम कतार में आना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो मोदी जी हैं, जो अमित शाह जी हैं, वो जोगी जी को बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि जोगी जी ने वहां पे एक तो कार्रवाई करते हैं, एक एनकाउंटर करवाते हैं, बुलडोजर बाबा बने बैठे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली कतार में आने के लिए जो सम्राट चौधरी है वो भी यूपी की तरह अपने जो बिहार है उसमें भी एनकाउंटर की और ये जो बुलडोजर बाबा की राजनीति है इस पे काम करना चाहते हैं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल आदित्य जी, आप देश से एक बात आपसे पूछना चाहता, चूंकि आप इस केस में शुरू से लेकर लास्ट तक क्या आपने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है और हमने सभी ने देखा है, ये आखिर भरत तिवारी के एनकाउंटर की शुरुआत कब हुई थी, इसकी स्क्रिप्ट कब लिख ली गई थी? चूंकि आपके ही वीडियो में दावा किया गया कि 1-2 साल पहले से ये शुरुआत हो गई थी, जब उसने आवाज उठाना शुरू कर दिया था। एसडीएम हो, कलेक्टर हो, वहां के कोई भी पदाधिकारी हो, दो टूक जवाब देते, दो टूक बोलता था। उसकी मांगे सिर्फ गांव के लोगों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं था, अपनी जाति के लिए कुछ नहीं था, अपने लोगों के लिए उसने कुछ नहीं मांगा। आप उसकी पूरी जो है कहानी है, आप बताएं, पूरा देश आपके मुंह से जानना चाहता है। देखिए, जब से जवनिया गांव विस्थापित हुआ था तब से वो लड़का जवनिया गांव के विस्थापित लोगों की मांग कर रहा था, और उस मांग को करने के लिए आखिर वो व्यक्ति किसके पास जाता? आप सब जानते हैं एसडीएम जगदीशपुर के हाथ में सारी की सारी चीजें थी, और एसडीएम जगदीशपुर से रिलेटेड उसके फेसबुक प्रोफाइल पे तमाम पोस्ट आपको दिखाई दे देंगे, जिसमें वो शुरुआती दौर में एसडीएम जगदीशपुर से बहुत ही प्यार भरी भाषा में अपने फेसबुक पोस्ट को लिखता है और अपील करता है, और वक्त के साथ जब आप उसके पोस्ट को देखते चले जाएंगे तो उसकी भाषा तल्ख इसलिए होती चली जाती है क्योंकि एसडीएम जगदीशपुर का रवैया उसके खिलाफ अन्यायपूर्ण होता चला जाता है। आने वाले वक्त में जब उसको घोटाले का पता चलता है तो एसडीएम जगदीशपुर कहीं ना कहीं ये समझने लगते हैं कि अब अगर इस लड़के को रास्ते में रखा गया तो उनके रास्ते में आने वाली बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, और यही कारण है कि जब आप सूत्रों की बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दिन भी भरत तिवारी हथियार लेकर के उस स्थान पे गया नहीं था, उसको एसडीएम जगदीशपुर द्वारा बुलाया गया था, ऐसा सूत्रों का दावा है। कई जगह से विश्वस्त सूत्रों ने इस बात को बार बार बोला है। उसके बाद जब वो वहां जाता है तो उससे ये भी कहा जाता है कि भाई हम तुम्हारी मांग मान लेंगे, उसके बाद वो अपना शस्त्र रख देता है, और जब इन लोगों को लगता है कि नहीं इस आदमी के मांग को तो मान भी ले, लेकिन अगर इस आदमी को जिंदा रहने दे दिया जाए तो आने वाले वक्त में हमारा सारा है, तो इसलिए उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि इसको अब रास्ते से हटा देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगा कि एक गांव का लड़का है, फेसबुक पे 3-3.5 हजार फॉलोअर है, 250-300 व्यूज आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को इस देश में कोई पूछता नहीं है, अगर मार भी देंगे तो कौन ही पूछने आ जाएगा। लेकिन वो तो गनीमत थी कि फेसबुक लाइव पे सारी चीजें चल रही थी, उसने फेसबुक लाइव पे सरेंडर किया और पूरे देश ने वो वीडियो देख लिया, अन्यथा हो सकता है कि हम लोग को ये पता भी न चलता कि भरत तिवारी की हत्या कर दी गई है। बिल्कुल डीएसपी साहब, एक सवाल है, क्या जवाबदेही के बिना पुलिस व्यवस्था पर जनता का विश्वास कायम रह सकता है? जिस तरीके से हरकत चल रही है बिहार में, क्या यह मामला सिर्फ एक परिवार के इंसाफ का है या पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुका है? देश जानना चाहता है। इसको हम फिर रिपीट करते हैं कि बिहार पुलिस अभी आज की जो पुलिसिंग है, हम तो रिटायर कर चुके हैं, लेकिन आज की पुलिसिंग हमारे समीक्षा के अनुसार ये अभी तक बिहार पुलिस अगर आप इक्वल करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस या महाराष्ट्र से, तो बिहार पुलिस की छवि बिल्कुल बेहतरीन है। रही बात ये जो घटना जो घटी है, इसके पीछे जैसे मैडम बोल रहे हैं, चाहे हमारे जो मित्र बोल रहे हैं, लगातार एक तरफा परिस्थितियां हैं। हम मानते हैं, हमने शुरू में एक्सेप्ट किया कि घटना इनको ऐसी निंदा भी, मैंने घोर निंदा भी किया, लेकिन टू वेट 2 से 3 दिन 5 दिन, इसलिए कि जैसे ही पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में मैम भी जानते हैं, जैसे कोई मुकदमा दर्ज होता है, 1 मिनट समय लेंगे आपका, 1 मिनट केवल समय दिया जाए, कोई भी एफआईआर होने के बाद जब तक उसका सुपरवाइजिंग होता है, सुपरवाइजिंग मतलब कि उसके एसडीपीओ, एसएसपी, एसपी लेवल जांच करते हैं, जब तक जांच का रिपोर्ट सबमिट नहीं होगा तब तक वो एक केस का अनुसंधान करता, अनुसंधान शिथिल हो जाता है। ठीक है, बात जो ऑनरेबल जो रिटायर्ड जो जस्टिस का साहब का अरेबल एंट्री हो गया, बस वहीं अब तक पुलिस या एक्शन सारा शिथिल है। जैसे उनका रिपोर्ट सबमिट मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में होने वाला है, और आपको उम्मीद फिर हम जगह से तीसरी बार बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत बेहतरीन एक्शन होगा।
कि सभी लोग आपको क्लैपिंग करेंगे बिहार पुलिस के एक्शन पर और चीफ मिनिस्टर के एक्शन पर, जैसा हमारा मानना है। चलिए, पूरे देश को इंतजार है इस एक्शन का, इस कार्रवाई का। तो आज की बहस किसी सरकार, किसी पार्टी या किसी एक पुलिस अधिकारी के पक्ष या किसी विपक्ष की नहीं थी। आज की बहस उस भरोसे की थी जिस पर हम लोकतंत्र खड़ा होता है। क्या कानून सबके लिए बराबर है? इस घटना से पूरा देश एक ही सवाल कर रहा है। बिलौटी की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच भी जारी है, अदालतें अपना काम करेंगी और सच क्या है इसका अंतिम फैसला कानून करेगा। लेकिन जब किसी घटना पर इतने गंभीर सवाल उठते हैं तो निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध जांच ही जनता का विश्वास मजबूत कर सकती है। देश ये देख रहा है कि क्या न्याय सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या जिम्मेदारी तक तय होगी। क्या कानून की ताकत वर्दी से भी बड़ी साबित होगी? क्या पीड़ित परिवार को जवाब मिलेगा? और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यवस्था और मजबूत होगी? ये आज देश का सवाल है। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है, बल्कि नागरिक का अधिकार होता है। और सत्ता की सबसे बड़ी ताकत सवालों से बचना नहीं, बल्कि उनका जवाब देना होता है। इसी उम्मीद के साथ कि सच सामने आए, निर्दोष सुरक्षित रहे, दोषी कानून के दायरे में आए और न्याय सिर्फ होता हुआ नहीं बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे। डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहे DA News Plus। नमस्कार।